हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रिजेंद्र सर आपका विजय कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक शुरू करेंगे और आज हम लोग शुरू करेंगे वायुमंडल। और वायुमंडल का अध्ययन हम लोग विस्तृत तरीके से करेंगे। इसमें जितने भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो वनडे लेवल के हों, चाहे वो सिविल लेवल के हों, सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए पूरा डीपली हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। और वायुमंडल का अध्ययन हम लोग एक चैप्टर में करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है जैव मंडल। और इस जैव मंडल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? बायोस्फीयर बोलते हैं, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं जैव मंडल। तो चलिए शुरू किया जाए। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है जैव मंडल। चैप्टर का नाम है जैव मंडल, और जैव मंडल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, जैव मंडल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। तो पहले हम लोग एक बेसिक परिचय देखते हैं कि बायोस्फीयर है क्या, जैव मंडल है क्या। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये जो हमारा जैव मंडल है, जैव मंडल शब्द का प्रयोग या इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्नाडस्की। इनका नाम था बर्नाडस्की। बर्नाडस्की नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्नाडस्की ने किया था। बर्नाडस्की ने किया था। ये तो एक बेसिक परिचय हुआ कि ये जो हमारा बायोस्फीयर है या जैव मंडल है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो हम क्या बोलेंगे? बर्नाडस्की। और ये जो जैव मंडल है, इस जैव मंडल में हम लोग परिभाषा में क्या लिखते हैं या परिचय में, तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि जैव मंडल एक जीवनदायी परत है। जैव मंडल एक जीवनदायी परत है। जैव मंडल एक जीवनदायी परत है जो पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है। पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है, जो पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है। और इसकी उपस्थिति के कारण सभी जीवधारी अपना जीवन यापन करते हैं। सभी जीवधारी अपना जीवन यापन करते हैं। अब इस परिभाषा में एक शब्द यहाँ पर हमने प्रयोग किया है, सभी जीवधारी। और यहाँ पर जीवधारी से आशय है लिविंग एलिमेंट या जैविक तत्व। अब इसमें जैसे मानव भी आ जाएगा, इसमें मानव आ जाएगा, जानवर आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे, पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ इत्यादि सभी लोग इसमें आ जाएंगे। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? ये होते क्या है? जीवधारी होते हैं। इनमें जीवन होता है, इनका जन्म होता है, ये इनका विकास होता है, वृद्धि होता है, और ये अपने जैसे नए जीव का उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? जीवधारी। तो इसमें कहा क्या गया है कि जैव मंडल एक जीवनदायी परत है, मतलब इसकी उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है।
और ये पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है और इसकी उपस्थिति के कारण से ही सभी जीवधारी अपना जीवन यापन बिना किसी रक्षक साधन के करते हैं। ये तो हो गई बेसिक परिभाषा। और ये जो जैवमंडल है, इस जैवमंडल के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग अध्ययन किसका करते हैं? हम लोग अध्ययन करते हैं वायुमंडल का। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन किसका करते हैं? वायुमंडल का। और ये जो जैवमंडल है, जैवमंडल एक खुले तंत्र के रूप में काम करता है। हमारा जो जैवमंडल है यह एक खुला तंत्र के रूप में काम करता है या खुला तंत्र होता है। अब यहाँ पर खुला तंत्र किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं एडियाबेटिक सिस्टम और डायाबेटिक सिस्टम। एडियाबेटिक सिस्टम और डायाबेटिक सिस्टम में जो एक तंत्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? खुला तंत्र। और खुला तंत्र उस तंत्र को कहा जाता है जो बाहर से आवश्यकता पड़ने पर ऊष्मा को ले और जो आवश्यकता से अधिक ऊष्मा है उसको अपने अंदर से क्या करे? बाहर निकाले। मतलब हमारी जो पृथ्वी है यह एक ओपन सिस्टम के रूप में काम करती है। कहने का मतलब ये है कि दिन में पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित करती है, प्राप्त करती है, और जो आवश्यकता से अधिक ऊष्मा होती है उसको रात के समय पार्थिव विकिरण के रूप में ये अपने वायुमंडल से बाहर कर देती है। तो दिन में ऊष्मा के लेने और रात में आवश्यकता से अधिक ऊष्मा को अपने वायुमंडल से बाहर निकालने के कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी या जो हमारा जो जैवमंडल है वह किस तंत्र के रूप में काम करता है? खुले तंत्र के रूप में काम करता है। और खुले तंत्र का मतलब ही होता है कि जो एक दूसरे से अपना लेन देन करे। तो आगे देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से ये ओपन तंत्र के रूप में काम करती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ओपन तंत्र का मतलब ये होता है जैसे ये हमारा सूर्य है, जैसे ये हमारा सूर्य है और नीचे अपनी पृथ्वी है, नीचे अपनी पृथ्वी है या लिख देते हैं यहाँ पर धरातल है। जब दिन के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, जब दिन के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो ये किस रूप में आता है? तो यहाँ पर लिख देते हैं दिन में सूर्य का प्रकाश, दिन में सूर्य का प्रकाश लघु तरंग विकिरण, लघु तरंग विकिरण, लघु तरंग विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर आता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो सूर्य का प्रकाश है वो दिन में पृथ्वी पर आता है, और जब दिन में पृथ्वी पर आएगा तो ये किस रूप में आता है? तो यह शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लघु तरंग विकिरण। लेकिन जब रात में आवश्यकता से अधिक ऊष्मा होती है, जो अतिरिक्त ऊष्मा होती है उसको पृथ्वी अपने वायुमंडल से क्या करती है? बाहर निकालती है। तो आवश्यकता से अतिरिक्त ऊष्मा को या अधिक ऊष्मा को पृथ्वी रात के समय वायुमंडल से क्या करती है? बाहर निकालती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी रात में आवश्यकता से अधिक ऊष्मा को, आवश्यकता से अधिक ऊष्मा को दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में
दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में पार्थिव विकिरण के द्वारा या दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में वायुमंडल से बाहर निकालते हैं, वायुमंडल से बाहर निकालते हैं, से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी रात में दिन में सूर्य की उष्मा को अवशोषित करने का काम करती है और रात में सूर्य की उष्मा को, अतिरिक्त उष्मा को अपने वायुमंडल से बाहर निकालने का काम करती है। और दिन में किस रूप में अवशोषित करती है? लघु तरंग विकिरण के रूप में। और रात में किस रूप में ये बाहर निकालती है? तो रात में ये बाहर निकालती है दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में। और जब रात में पृथ्वी अतिरिक्त उष्मा को अपने वायुमंडल से बाहर निकालती है तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? इस घटना को हम बोलते हैं पार्थिव विकिरण। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो पार्थिव विकिरण की घटना होती है वो हमेशा रात में होती है, पार्थिव विकिरण की घटना कभी दिन में नहीं होती है। तो जब दिन में सूर्य का प्रकाश आता है, पृथ्वी अवशोषित करती है और रात में अतिरिक्त उष्मा को पृथ्वी अपने वायुमंडल से बाहर निकालती है। तो इस पूरी घटना को मिला जुलाकर हम बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी या हमारा बायोस्फीयर किस रूप में काम करता है? एक खुले तंत्र के रूप में। और यही अगर बंद तंत्र के रूप में होता तो ना तो बाहर से उष्मा लेता, ना तो अपनी उष्मा को बाहर निकालता। तो इस कारण से हमारी पृथ्वी या हमारा जो जैव मंडल है ये किस रूप में काम करता है? एक ओपन सिस्टम के रूप में। मतलब दिन में सूर्य से प्रकाश लेगा और रात में आवश्यकता से अतिरिक्त उष्मा को अपने वायुमंडल से क्या करेगा? बाहर निकालेगा। ये तो हो गई हमारे एक जैव मंडल की एक बेसिक परिभाषा। अब इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे स्पेशली वायुमंडल का। हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें वायुमंडल का। और वायुमंडल में इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है, किन किन गैसों से हुआ है, और बाकी की जो बेसिक विशेषताएं हैं इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और वायुमंडल में जो 5 मंडल हैं इन्हीं से बेसिकली अधिक सवाल आते हैं। और वायुमंडल में जो जो गैसें पाई जाती हैं उनसे भी सवाल पूछा जाता है कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं, कौन सी अधिक मात्रा में है, कौन सी भारी गैस है, कौन सी हल्की गैस है, हल्की गैस किधर कहाँ पाई जाती है, ऊपर पाई जाती है या नीचे पाई जाती है इत्यादि। ये सब बहुत सारे यहाँ से सवाल आए हैं। और स्पेशली जो यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, या आपका आरओ या पीसीएस के प्रीलिम्स में 8 से 10 क्वेश्चन तो एनवायरनमेंट से फिक्स होते हैं, वहाँ से तो सवाल यहाँ पर आते ही आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो वायुमंडल है, ठीक, वायुमंडल, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ वन लाइनर टाइप के फैक्चुअल सवाल है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है इसमें गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में यहाँ पर पाई जाती हैं गैसें, या गैसों से मिल करके ही हमारा वायुमंडल बना है। तो जो गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में ये होती हैं 2 प्रकार की। वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं ये होती हैं 2 प्रकार की। एक होती हैं भारी गैसें और एक होती हैं हल्की गैसें। भारी गैसें और हल्की गैसें। तो जो भारी गैसें होती हैं वे वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती हैं। भारी जो गैसें होती हैं ये वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती हैं, वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती हैं। और जो हल्की गैसें होती हैं ये वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। हल्की गैसें वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं, ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। आप ऐसे समझिएगा जैसे जब हवाएं हल्की होती हैं
उनमें नमी की मात्रा कम होती है तो हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, और जब हवाओं में नमी की मात्रा होती है तो हवाएं भारी होती हैं तो हवाएं नीचे बैठती हैं। वैसे ही गैसें हैं, जब गैसें भारी होती हैं तो बैठती हैं नीचे या होती हैं नीचे, और जो गैसें हल्की होती हैं वो पाई जाती हैं ऊपर। तो यहाँ पर जो भारी गैसें वायुमंडल के निचले भाग में होती हैं, और जो हल्की गैसें हैं वो वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। अब यहाँ से एक सवाल अक्सर पूछता है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग को क्या अध्ययन को क्या बोलते हैं, और वायुमंडल के निचले भाग के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो वायुमंडल का जो निचला भाग है इसके अध्ययन को हम बोलते हैं मेटेरोलॉजी। वायुमंडल का जो निचला भाग है इसको हम बोलते हैं मेटेरोलॉजी, और जो ऊपरा वायुमंडल का ऊपरी भाग है उसको हम बोलते हैं एरोलॉजी। ठीक, तो वायुमंडल का जो निचला भाग है, वायुमंडल का जो निचला भाग है, निचले भाग के अध्ययन को, निचले भाग के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी कहा जाता है, मेटेरोलॉजी कहा जाता है। जबकि वायुमंडल के ऊपरी भाग के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एरोलॉजी। वायुमंडल के ऊपरी भाग के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एरोलॉजी। इसको हम क्या बोलते हैं, एरोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ से भी अक्सर सवाल पूछता है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, मेटेरोलॉजी, और वायुमंडल के निचले भाग के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, वायुमंडल के निचले भाग के अध्ययन को मेटेरोलॉजी बोलेंगे, और ऊपरी भाग के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, एरोलॉजी। अब यहाँ से एक सवाल अक्सर और पूछता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में दो गैसें पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है हमारी नाइट्रोजन, एक हमारी पाई जाती है नाइट्रोजन, और एक पाई जाती है ऑक्सीजन। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें से इन दोनों गैसों की अगर प्रतिशत मात्रा देखी जाए तो दोनों गैसें मिला करके कितनी हो जाती हैं, 99%। मतलब 78% और 21% दोनों मिलाकर गैसें कितनी हो जाती हैं, 99%। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78%, और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21%। दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं, 99%। और सवाल भी ऐसे ही पूछा गया है कि वे कौन सी दो गैसें हैं जो मिलाकर के वायुमंडल में 99% हैं। तो दो गैसें हमारी कौन कौन सी होंगी, एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन, एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन, और दोनों गैसें मिलाकर कितनी हो जाती हैं, 99%। और जो शेष 1% गैस हैं, जो शेष 1% है, उस 1% में अन्य सभी गैसें आती हैं। उस 1% में अन्य सभी गैसें आती हैं, अन्य सभी गैसें आती हैं। कितने में, शेष 1% में, क्योंकि 99% में दो ही गैस हो जाती हैं। कौन कौन सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन गैस है ये एक तरीके से हमारे लिए जीवनदायिनी है, इसकी अनुपस्थिति में हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में हो जाए तो फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन अगर बहुत अधिक मात्रा में हो जाए तो फिर आग लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो आगे इसमें देखते हैं, ये चीज़ समझ में आई होगी। अब यहाँ से हम आगे देखते हैं वायुमंडल का वर्गीकरण। अगली टॉपिक इसमें हमको क्या पढ़ना है, अगली टॉपिक हमको पढ़ना है वायुमंडल का वर्गीकरण। और यहाँ से भी ठीक ठाक लेवल के सवाल पूछे गए हैं कि वायुमंडल का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, वायुमंडल का वर्गीकरण किसने किया है, कितने भाग में किया है, और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो अगली टॉपिक इसमें हम लोग देखते हैं वायुमंडल का वर्गीकरण।
और वायुमंडल का वर्गीकरण कुल 3 भागों में किया गया है। एक तो सामान्यतः हम बोलते हैं वायुमंडल का सामान्य वर्गीकरण, वायुमंडल का सामान्य वर्गीकरण, और सामान्य वर्गीकरण के बाद दूसरा भाग इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि 2 विद्वान के अनुसार, और 2 विद्वान कौन कौन से हैं। एक विद्वान का नाम है मार्सेल निकोलेट, और एक विद्वान है जिनका नाम है ए पेटरसन। आप लोग पढ़े होंगे तो नाम सुना होगा। एक है मार्सेल निकोलेट और एक है ए पेटरसन। इन लोगों ने भी वायुमंडल का वर्गीकरण किया है। तो कितने भागों में किया है समझते हैं इसको। वायुमंडल का वर्गीकरण, वायुमंडल का वर्गीकरण, और वायुमंडल के वर्गीकरण में देखते हैं पहला भाग है इसको हम बोलते हैं सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण, और सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत वायुमंडल को बांटा गया है कितने भाग में, 5 परत में या 5 मंडल में। और ये 5 मंडल कौन कौन से हैं। तो पहला मंडल है जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। ये मंडल पृथ्वी के धरातल के सबसे नज़दीक का मंडल है, सबसे नीचे पाया जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद दूसरा है इसको हम बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल। और तीसरा मंडल है इसको हम बोलते हैं मध्य मंडल, मध्य मंडल। और चौथा मंडल है इसको हम बोलते हैं आयन मंडल, आयन मंडल। और पांचवा और सबसे बाहरी जो मंडल है, सबसे ऊपरी मंडल, इसको हम क्या बोलते हैं वायुमंडल। ठीक, तो वायुमंडल को या वायुमंडल का जो सामान्य वर्गीकरण है वो कितने भाग में किया गया है, 5 भाग में। और ये 5 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला मंडल है हमारा क्षोभ मंडल, जो कि सबसे नीचे जिसमें हम लोग रहते हैं। उसके ऊपर है समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर दूसरा मंडल है समताप मंडल, और उसके ऊपर तीसरा मंडल है जिसको हम बोलते हैं मध्य मंडल। और मध्य मंडल के बाद चौथा मंडल है जिसको हम क्या बोलते हैं आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद सबसे ऊपर है जिसको हम क्या बोलते हैं वाह्य मंडल। अब इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन मंडलों को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है। तो जो क्षोभ मंडल है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, इसको हम क्या बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। आयन मंडल को बोलते हैं मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर। मध्य मंडल को क्या बोलते हैं मेसोस्फेयर। आयन मंडल को बोलते हैं आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर। और जो वायुमंडल है, वायुमंडल को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक, ये तो हो गया सामान्य वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण देखते हैं। दूसरा वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। तो एक विद्वान थे जिनका नाम है मार्सेल निकोलेट, नाम सुना होगा मार्सेल निकोलेट। मार्सेल निकोलेट ने वायुमंडल को दो भाग में बांटा, 2 भाग में बांटा। और ये 2 भाग कौन कौन से हैं, 2 भाग में बांटा। और ये 2 भाग कौन कौन से हैं। तो एक भाग को हम बोलते हैं सममंडल, एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं सममंडल। और दूसरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं विषम मंडल। दूसरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं विषम मंडल। तो एक भाग हो गया सममंडल और दूसरा भाग हो गया विषम मंडल।
सममंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोस्फेयर, होमोस्फेयर। और विषम मंडल को क्या बोलते हैं? हेट्रोस्फेयर। इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोस्फेयर। सममंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोस्फेयर। और विषम मंडल को क्या बोलते हैं? हेट्रोस्फेयर। और जो सममंडल है, इस सममंडल में 3 मंडल हैं। मार्सेल निकोलेट ने बताया कि जो हमारा वायुमंडल है उसको कितने भाग हैं? उसके 2 भाग हैं। कौन कौन से? सममंडल और विषम मंडल। फिर इन्होंने बताया कि जो सममंडल है उसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं या 3 मंडल हैं। कौन कौन से? तो पहला है क्षोभ मंडल, और दूसरा है समताप मंडल, और तीसरा है, इसको हम बोलते हैं मध्य मंडल। तो मार्सेल निकोलेट के अनुसार जो सममंडल है, इस सममंडल को या सममंडल के कितने भाग हैं? तो इस सममंडल के 3 भाग हैं। कौन कौन से? एक है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल। फिर इन्होंने बताया कि जो विषम मंडल है इसके 2 भाग हैं। विषम मंडल के 2 भाग हैं। कौन कौन से? एक है आपका आयन मंडल, और दूसरा है वायुमंडल। एक है आयन मंडल और दूसरा है वायुमंडल। इनका कहने का मतलब ये है कि जो सममंडल है, यहाँ पर गैसें समान मात्रा में, अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। लेकिन जो विषम मंडल है, विषम मंडल में गैसें एक तरीके से बहुत कम मात्रा में, बहुत दूर दूर या विषम रूप से पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा? विषम मंडल। 2 भाग हो गया। अब तीसरा भाग इसमें देखते हैं कि तीसरा विभाजन किसने किया था। तो जो तीसरा वर्गीकरण है ये किया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ए. पेटरसन। और ए. पेटरसन ने वायुमंडल को ताप और दाब की विशेषताओं के आधार पर, ताप और दाब के विशेषताओं के आधार पर 5 भागों में बांटा था। 5 भागों में बांटा था। अब ये 5 भाग कौन कौन से, इसको समझते हैं। मार्सेल निकोलेट ने तो 2 भाग में बांटा था। कौन कौन सा? सममंडल और विषम मंडल। लेकिन ए. पेटरसन ने इसको बांटा था 5 भाग में। और ये 5 भाग कौन कौन से, थोड़ा सा समझते हैं। पहला भाग इन्होंने बताया क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल के बाद दूसरा मंडल इन्होंने बताया ओजोन मंडल। तीसरा मंडल इन्होंने बताया मध्य मंडल। चौथा मंडल इन्होंने बताया आयन मंडल। और 5वां मंडल इन्होंने बताया आयतन मंडल। इस प्रकार से तापमान और दबाव की विशेषताओं के आधार पर ए. पेटरसन ने वायुमंडल को कितने भाग में बांटा? 5 भाग में। और 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला नाम इन्होंने दिया
क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, सॉरी समताप मंडल, समताप मंडल, फिर नाम दिया ओजोन मंडल, ओजोन मंडल, और उसके बाद अगला नाम दिया आयन मंडल, और लास्ट में नाम दिया आयतन मंडल। तो इस प्रकार से ए पैटरसन ने वायुमंडल को बांटा कुल कितने भाग में? 5 भाग में। एक बार थोड़ा सा इसको फिर से समझते हैं, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा हुआ है कि वायुमंडल का वर्गीकरण किसने 2 भाग में किया है, किसने 5 भाग में किया है, किसने कौन सा नाम दिया। तो वायुमंडल का जो सामान्य वर्गीकरण है वो तो 5 भाग में है। कौन कौन सा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। लेकिन जो दूसरे विद्वान हुए जिनका नाम क्या है, मार्सेल निकोलेट, इन्होंने वायुमंडल को बांटा था 2 भागों में, और नाम क्या दिया? एक नाम दिया सममंडल और एक नाम दिया विषम मंडल। और इन्होंने सममंडल में 3 भाग बताए, और जिसमें से पहला भाग क्या बताया? पहला भाग बताया क्षोभ मंडल, दूसरा भाग बताया समताप मंडल, और तीसरा भाग बताया मध्य मंडल। और विषम मंडल में बताया 2 भाग, कौन कौन सा? आयन मंडल और वायुमंडल। और ए पैटरसन महोदय ने वायुमंडल को तापमान और दाब की विशेषताओं के आधार पर बांटा 5 भाग में। और 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला नाम दिया क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा ओजोन मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा आयतन मंडल। तो इस प्रकार से वायुमंडल का वर्गीकरण हो गया। अब इसमें हमको वायुमंडल की एक एक मंडल या वायुमंडल की एक एक परत का विस्तृत अध्ययन करना है कि क्षोभ मंडल की क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं उसमें होती हैं। तो ये सारी विशेषताएं एक एक मंडल करके पढ़ेंगे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। एक तो वर्गीकरण इसका हम लोग पढ़ेंगे तापमान के वृद्धि या कमी होने के आधार पर। तो जब हम लोग क्षोभ मंडल में धरातल से नीचे से ऊपर चलते हैं तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है? कमी आती है। और तापमान के इसी कमी होने के कारण से मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। तापमान के वितरण में असमानता पाए जाने के कारण से मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। लेकिन इसके जस्ट ऊपर चलते हैं जो मिलता है समताप मंडल। तो समताप मंडल में नाम से ही जाहिर है, समताप मंडल मतलब समान तापमान वाला मंडल। और समताप मंडल में सभी स्थानों का तापमान एक समान होता है, जिस कारण से यहाँ पर मौसम संबंधी कोई भी हलचल या घटना नहीं होती है, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? समताप मंडल। तो इस तरीके से जो विशेषताएं हैं, इसके अगले पार्ट में हम लोग एक फिगर के माध्यम से, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और पूरा मैटर पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। और लगातार जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं वनडे के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यूपीपीसीएस और आरओ के दृष्टिकोण से, तो आप इसका भरपूर फायदा उठाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।